तो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 पे मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, विकास की बात करूँ, तो ये हमारे हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। ठीक है, विकास होता है वो क्या होता है, हमारी आनुवंशिकता और हमारे पर्यावरण का परिणाम होता है ना। बट यहाँ पर देखा है केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करते हैं, यानी कि केवल इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, इसी तरह बी ऑप्शन में दे रखा है कि विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। नहीं, इसमें जो है हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। देखिए, जो विकास की प्रक्रिया है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, यानी कि जीवन पर्यंत में चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, माँ के गर्भ से बच्चे का विकास शुरू होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक जो उसका विकास निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो विकास कम समय के लिए ये तो बिल्कुल गलत है। और विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अस्थायी परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, एक बार जितना आपका विकास हो गया आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये बात गलत है। यहाँ पर सी कट जाएगा। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो विकास की प्रक्रिया एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, साथ ही साथ जो एक व्यवस्थित तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चे क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है। ठीक है, उसके बाद में खड़ा होना सीखता है, उसके बाद में चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के बच्चा दौड़ना सीखता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में। ठीक है, तो विकास कैसी प्रक्रिया है, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया यानी कि क्रमिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है संवेदीय पेशीय अवस्था। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो अवस्थाएं आपको बता रखी है, जो स्टेज आपको बता रखी है, जीन पियाजे के द्वारा दी गई अवस्थाएं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बात की। ठीक है, पहली अवस्था क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, इसी को हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम लोग हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट वाली क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, देखिए किस स्टेज में बच्चे की कितनी एज होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेंसरी मोटर स्टेज की बात करूँ तो इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। बाकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। और कॉन्क्रीट में जो है 7 से 11 साल का। और जो लास्ट वाली स्टेज है जिसको हम लोग औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, इसमें बच्चा 11 एवं यानी कि 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, तो एज आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, है ना। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता। देखिए, अगर मैं सिंबल्स की बात करूं कि बच्चा जो है सिंबल्स के थ्रू कब चीज़ों को सीखता है, तो जब वो जीन पियाजे के सेकंड वाली स्टेज में होता है, यानी कि 2 से लेकर के 7 साल का होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो अब आपने देखा होगा जो 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होते हैं, आप इनको पढ़ाते भी हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो एप्पल है, ठीक है, ए जब आप उसको पढ़ा रहे हैं तो एप्पल का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बॉय, ठीक है, या फिर बॉल, आप उसका सिंबल बच्चे के सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं ना। क से कबूतर, ठीक है, तो कबूतर क्या एक सिंबल ही तो है ना। जब बच्चा पियाजे की सेकंड वाली स्टेज यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है तब वो सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुँचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इसको इंग्लिश में भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं, बाकी मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है समायोजन, अनुबंधन, अंतर विषयकता, स्कीमा। देखिए 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे क्योंकि कंडीशनिंग की बात आपके जीन पियाजे नहीं करते हैं, ये आपके व्यवहारवादी करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इंटर सब्जेक्टिविटी की भी बात ये नहीं करते हैं, तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए, है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ अकोमोडेशन और स्कीमा की, है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ही जीन पियाजे के द्वारा दिए गए वर्ड हैं, इनको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि स्कीमा क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप दिन भर में हज़ारों चीज़ें देखते होंगे। ठीक है,
उसका हमारे माइंड में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक संरचना बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आज आपने कोई नई चीज़ देखी, नई वस्तु देखी, नई इंसान को देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर उस इंसान या फिर उस वस्तु का आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन गया, एक संरचना बन गया। ठीक है, जब आप वापस उसी वस्तु को या फिर उसी इंसान को देखते हैं तो आप पहचान जाते हैं। क्यों पहचान पाते हैं? क्योंकि आपका जो है, आपके जो माइंड में है, उस व्यक्ति का या फिर उस वस्तु का एक संरचना बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से आप जो है उस व्यक्ति को या फिर उस वस्तु को पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही वस्तु या फिर एक ही इंसान को देखते हैं, आप कई सारी चीज़ों को देखते हैं दिन भर में, है ना। इन सब का क्या होता है, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। ठीक है, और इन्हीं संरचनाओं के समूह को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया, स्कीमा का नाम दिया। ठीक है, तो स्कीमा आप लोगों ने समझा। स्कीमा क्या होता है, जो हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बने होते हैं, जो संरचनाएं बनी होती हैं, उनका जो समूह होता है। ठीक है, उसी का नाम क्या होता है, स्कीमा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है समावेशन। ठीक है, समावेशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और दूसरा क्या है जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, समायोजन, है ना। समावेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके माइंड में कई सारे स्ट्रक्चर पहले से बने हुए थे, है ना। अब आपने कोई एक नई वस्तु या फिर नई व्यक्ति देख रहे हैं तो इसका आपके माइंड में एक अलग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो जब आपने कोई नई वस्तु या फिर कोई नया व्यक्ति देख लिया तो जो आपके माइंड में ये चीज़ ऐड हुई, नई ऐड हुई, तो इसको क्या कहते हैं, समावेशन। यानी कि आपने कोई नई चीज़ क्या कर ली, ऐड कर ली। ठीक है, ये हो गया आपका समावेशन। ठीक है, बट वापस जब आपने उसी व्यक्ति को देखा, ठीक है, जो आप व्यक्ति आपने या फिर जो वस्तु आपने पहले देख रखी थी और जिसका आपके माइंड में स्ट्रक्चर बना था, फिर आपने उसी व्यक्ति को वापस देख लिया। ठीक है, अब उसने अलग तरीके से कुछ बाल वगैरह कटा लिए या फिर अलग जो है अपना बॉडी स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको या तो पहचान नहीं पाएंगे या फिर आपको उसको पहचानने में दिक्कत होगी। ठीक है, फिर जाकर के आप उससे बातचीत करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये वही इंसान है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पर स्कीमा बनाया था इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, रहेगा आपका वही स्कीमा, बट इसमें जो है थोड़ा बहुत आप क्या करेंगे, संशोधन करेंगे कि हाँ अब इस व्यक्ति के जो है इस तरीके से बाल कट गए हैं या फिर इस तरीके से इन्होंने अपना बॉडी स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, कुछ भी चेंज हो सकते हैं, कोई जगह हो सकती है। ठीक है, जो बाद में पहले की मान लीजिए वहाँ पर कोई सड़क वगैरह नहीं थी, बहुत पेड़ पौधे थे, अब उसको काट करके सड़क बना दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस जगह के बारे में जो आपका स्कीमा बना हुआ है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, उसको मॉडिफाई करेंगे, है ना, उसको संशोधित करेंगे कि यहाँ पर उस जगह पे ये चीज़ें बन गई है ना। जो अपने स्कीमा में ये बच्ची चेंज कर रही है, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन यानी कि समायोजन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुशासित करने के लिए उन्हें नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। देखिए, नकारात्मक या फिर सकारात्मक प्रतिपुष्टि, फीडबैक की बात लेव वाइगोस्की नहीं करते क्योंकि इनका संबंध जो है रचनावाद से। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। इनाम देने चाहिए, इसकी भी बात लेव वाइगोस्की नहीं कहते हैं। ठीक है, इनाम या फिर दंड देने की बात जो है बच्चों को लेव वाइगोस्की नहीं करेंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पार्ट प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्कैफ फोल्डिंग आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी स्कैफ फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे को अस्थायी मदद प्रदान करना। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और उसको वहाँ पर दिक्कत आ रही है बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर बच्चे को हिंट देंगे, कोई इशारा देंगे। ठीक है, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सके। ठीक है, सिर्फ आप क्या करेंगे, संकेत दीजिए या फिर इशारे दीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन उसको सॉल्व करके मत बताइए। ठीक है, तो टेम्पररी हेल्प यानी कि स्कैफ फोल्डिंग की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सकारात्मक पुनर्वर्णन देना चाहिए। देखिए, इसकी बात जो है आपके BF स्किनर करते हैं, सकारात्मक रीइंफोर्समेंट और जो है निगेटिव रीइंफोर्समेंट लेकिन नकारात्मक पुनर्वर्णन, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो लेव वाइगोस्की है वो किसकी बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। जो बच्चा होता है वह समाज से इंटरेक्ट करके अपने क्या करता है, सोच का निर्माण करता है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों के संदर्भ में कोई सराकार नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे तो बच्चे को हेल्प मिलती है, तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाएं का अनुबंधन होता है। नहीं, ये भी बात पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। देखिए, जो लेव वाइगोस्की इन्होंने बच्चे के विकास में 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना, समाज को, ठीक है, कल्चर को और लैंग्वेज को, बट यहाँ पर दे रखा है कि भाषा के विकास का कोई संबंध नहीं है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डैश कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे बच्चे की गति है, ठीक है, बच्चे को सीखने में इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा स्लो सीखता है, कोई बच्चा जो है तेज़ी से चीज़ों को सीखता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो क्लासरूम है उसको डिज़ाइन किया गया है ना। तो ये किसकी बात हो रही है, प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे की नीड, बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होता है उसमें टीचर ही ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, बच्चे एक्टिव नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत है। व्यवहारवादी, ये लोग अनुकरण, नकल वगैरह की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक होता है ये कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन होता है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित आपको क्लासरूम नहीं बनानी है ना, एक रिसोर्स की तरह इसका यूज करना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, ठीक है, ऑप्शन में सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। और ये क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की, कई प्रकार की बुद्धि होती है। टोटल इन्होंने 8 प्रकार जो है बुद्धि के बताए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया। एक निश्चित IQ बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं, ये IQ की बात नहीं करते हैं, ठीक है। फिर सी ऑप्शन है, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने विभिन्न प्रकार की बुद्धि की बात की। इन्होंने क्या कहा कि अलग अलग मात्रा में जो है हमारे अंदर अनेक संज्ञानात्मक क्षमताएं मौजूद होती हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन है, 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, नहीं, इन्होंने टोटल 8 बताए हुए हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर आपको मेरी लैंग्वेज में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट फिर भी मैं आप लोगों की यहाँ पर क्लास ले रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं, इस प्रत्यय के समर्थक, ठीक है। नॉम चॉम्स्की हैं, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर है, लेव वाइगोस्की हैं, ठीक है। देखिए, जब भी प्राइवेट स्पीच की बात की जाए, है ना, निजी भाषा की बात की जाए, तो इसकी बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं, है ना। इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच के बारे में बात की। एक तो सामाजिक स्पीच है ना, यानी कि सामाजिक वार्ता, जब बच्चा जो है छोटा होता है तो क्या करता है, अपने समाज से इंटरेक्ट करके लैंग्वेज को सीखता है। उसके बाद में इन्होंने जो दूसरी प्रकार बताया स्पीच का, वो क्या है, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या हो गया कि बच्चा खुद से बातचीत करता है। आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कभी कभी खुद से बोल करके बातचीत करेंगे, ठीक है, और वो जो आवाज़ होगी, जो बातचीत करेंगे, वो सबको सुनाई भी देती है ना। तो इसी का नाम जो है लेव वाइगोस्की ने क्या दिया, प्राइवेट स्पीच। और ऐसा करके बच्चे क्या करता है, अपनी सोच को, अपने विचार को एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है, विनियमित करता है, ठीक है, ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। फिर थर्ड प्रकार की इन्होंने स्पीच बताई, साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। साइलेंट इनर स्पीच का मतलब क्या हो गया, अंतः वार्ता, ठीक है। अंतः वार्ता का मतलब जो बच्चा यहाँ पर जो प्राइवेट स्पीच में जो चीज़ें बोल बोलकर बाहर व्यक्त कर रहा था, अब बच्चा मन ही मन में खुद से बातचीत कर लेता है, ओके। तो ये तीनों प्रकार की स्पीच की बात करते हैं लेव वाइगोस्की। तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नॉम चॉम्स्की किसकी बात करते हैं, LAD की बात करते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्या होता है, ये कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में लैंग्वेज को एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। और इन्होंने कौन सा डिवाइस बताया, LAD, ठीक है, ध्यान रखिएगा, LED नहीं, LAD, ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए, है ना। तो यहाँ पर यही तीनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जेरोम ब्रूनर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए इनमें से कौन सी प्रभावी युक्ति है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, देखिए पहले से ही हमारे समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ें की जाती हैं कि लड़के अलग होते हैं लड़कियों से, या फिर जो लड़कियां होती हैं वो अलग होती हैं लड़कों से, ठीक है। लड़के ये काम कर सकती हैं, है ना, लड़के वो काम कर सकते हैं। जैसे कि लड़कियां को घरों के काम से जो है रिलेट किया जाता है, लड़कों को घरों के बाहर के काम से रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर जब हम जेंडर पृथक समूह बता देंगे कि लड़के अलग रहेंगे लड़कियाँ अलग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देंगे, है ना, कम नहीं करेंगे। तो ये तो प्रभावी युक्ति होगी नहीं, है ना। फिर भी क्या, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, यानी जो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे समाज के दौरान निर्धारित किए गए हैं, है ना। ऐसे तो नहीं कोई भगवान जी ने बना करके भेजा हुआ है कि लड़कियां ये काम करेंगे लड़के वो काम करेंगे, ठीक है, ये तो हमारे समाज ने बनाया हुआ है। तो क्या हम इनको बढ़ावा देंगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। फिर उसके बाद में क्या है,
तो ये ऑप्शन जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, फिर से अलग करने की बात कर दी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना, यानी जो भी पूर्वाग्रह, जो भी विचारधाराएं पहले से चली आ रही हैं, हम उन पे क्या करेंगे, क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या जो लड़कियां सिर्फ घरों के काम करती हैं, क्या बाहर के काम नहीं करती हैं? फिर जो लड़के होते हैं, क्या वो सिर्फ घरों के बाहर के काम करते, क्या उनका कुकिंग वगैरह या फिर किसी और फील्ड में इंटरेस्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर क्या करनी चाहिए, क्लासरूम में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम जो है, जो भी इनके समाज में जो भी बनाए गए हैं रूल रेगुलेशन, इसके प्रभाव को थोड़ा हम कम कर पाएँ, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को। ऑप्शन दे रखा है, बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब भी सीखने सिखाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें बच्चे जो होते हैं वो एक्टिविटी के थ्रू सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। तो ये बात सही है कि अगर हमें बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो हम कुछ एक्टिविटी करा दें, कुछ गतिविधियाँ करा दें। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो सही है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, यानी जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो कि प्रत्येक बच्चे के अंदर होती है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, उसकी जिज्ञासा के आधार पर, उसकी इंटरेस्ट के आधार पर। तो इसको हम खारिज कर देंगे, नकार देंगे, हम कहेंगे सभी बच्चे एक जैसे होने चाहिए, है ना। ये बिल्कुल गलत तरीका है, तब तो फिर सभी बच्चे रोबोट बन जाएंगे, है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। मूल्यांकन के तरीके में बेहद अनम्य होना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन जो है बहुत ही रिगिड यानी कठोर तरीके से किया जाए, बिल्कुल फिक्स्ड तरीके से किया जाए नहीं। हर बच्चे का मूल्यांकन, देखिए अगर आप एक ही तरीके मूल्यांकन का मतलब एक ही तरीके से बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट कर रहे हैं, तो बच्चे के सभी बच्चों का आकलन आप नहीं कर पाएंगे। बच्चे के सभी बच्चों का आकलन करना जरूरी है। आप उसका पेपर पेंसिल टेस्ट भी कराइए, मौखिक टेस्ट भी कराइए, ठीक है, फिर उसके और भी पक्ष देखिए, है ना। क्या होगा, सही इवैल्यूएशन होगा, है ना। तो ये भी नहीं है आपका। एक समान व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, देखिए जो मानकीकृत वर्ड है आपके एग्जाम के लिए नेगेटिव टाइप वर्ड होता है। एक समान पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या होनी चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत मुश्किल से करा पाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब फीवर की वजह से सांस में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँ कि डेली आप लोगों के यहाँ पास जो CDP की प्रीवियस क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आपकी चलते रहे। हालांकि जो आपकी NCERT सीरीज़ थी वो भी बंद हो चुकी है, क्योंकि मेरी तबीयत जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट यहाँ पर 10 से 15 मिनट की जो भी मेरे से क्लासेस हो पा रही हैं वो मैं यहाँ पर ले पा रही हूँ, ठीक है। कि जैसे ही मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है मैं आप लोगों की जो क्लासेस है उसको स्टार्ट कर दूँगी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर बता रखा है 7706974820, ठीक है, इस पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।